Hello and welcome. Hope you all are having a wonderful day today. सो आज से यहाँ से हम सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। और अगर आपने इससे पहले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आज सुबह की छोटी एक वीडियो मैंने 1 मिनट की शेयर करी थी, वो देखी होगी, तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो टेस्ट सीरीज़ बनाने के लिए कितना हार्डवर्क यहाँ पे पुट करना पड़ रहा है और कितनी डिफ़िकल्टीज़ को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पे ये कंप्यूटर की सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। और मैंने आपको कई बार पोस्टर के थ्रू भी, टेलीग्राम के ऊपर, यूट्यूब कम्युनिटी पेज के ऊपर भी वहाँ पे बताया है कि यहाँ पे आपके ये 5 सेक्शनल टेस्ट होंगे जो कंप्यूटर की पूरी 0 to यानी एट लास्ट या 0 to 100% कवरेज करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे या किस तरीके के असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं या किस तरीके से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, वो सभी इन टेस्ट के अंदर कवर करेंगे हम। और अगर आपने अभी तक यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले जितने भी सेक्शनल टेस्ट हैं या जो दूसरे जीएस के 10 टेस्ट इस पर अपलोड होंगे, 2 करंट अफेयर के टेस्ट अपलोड होंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इंग्लिश के अलावा छोटे मोटे साइंस के दूसरे टेस्ट भी आपको यहाँ पे इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रीवियस वीडियो की बात करें कि मैंने यहाँ पे 2 आवर्स और 20 मिनट की वो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करी थी जो पूरे रात विदाउट स्लीपिंग करी थी। लेकिन सुबह यहाँ पे जो लैपटॉप था उसके अंदर थोड़ा सा मेमोरी का इशू रह गया, स्टोरेज का इशू रह गया और उसने वो पूरी की पूरी वीडियो इनक्रप्ट कर दी। एंड आई वॉज वेरी डिस्परेट दैट टाइम, बट नाउ आई हैव अगेन जस्ट मेड अप माई माइंड और मैं फिर से आप सभी के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आई होप कि आप सभी को सही तरीके से इस लेक्चर का बेनिफिट मिले। तो कुछ बातें यहाँ पे आपको याद रखनी है इस सेक्शनल टेस्ट के लिए। सिलेबस आपका ये था और ये मैंने पहले भी मेंशन कर दिया है। जो बातें आप सभी को याद रखनी है इस सेक्शनल टेस्ट के लिए, आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। इस बार इस लेक्चर के अंदर, इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर मैं थोड़ा सा स्पीड से भागूंगा, इसीलिए क्योंकि मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है और डेफिनेटली आई एम नॉट एबल टू स्पीक अ लॉट। सो इसीलिए जहाँ पे मैं आपको एक तो ये, दूसरा वहाँ पे आपको मैं जहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट के लिए कहूँगा, प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल फॉर योर बेनिफिट, आप उस स्क्रीनशॉट को ले लेना। उसके बाद आप इसको फोल्डर अलग से बना के कंप्यूटर नोट्स के हिसाब से रखना, उनको पढ़ना, उनकी डिस्कस जो होगा, जब पेपर होगा उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा क्या इन लेक्चर से आपके क्वेश्चंस कोई आया था या नहीं आया था, वी विल सी देयर। लेकिन ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आप थोड़ा सा पोलाइट होकर इस पूरे टेस्ट सीरीज़ को यहाँ पे क्या करें, एंजॉय करें, उसके साथ साथ सीखें भी। और पहले आज की वीडियो के बाद आपको कम्युनिटी पेज पे नेक्स्ट टेस्ट का जो आपका सिलेबस होगा वो मेंशन हो जाएगा और नेक्स्ट जो सेक्शनल टेस्ट कंप्यूटर का होगा वो 25 सितंबर कंडक्ट करवाया जाएगा एट शार्प 3 PM सेम टाइमिंग। आप बहुत सभी क्लोज आ गए अपने ड्रीम के, बस अपने एफर्ट्स को पुट करते रहो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आप सभी से एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, आप इस सेक्शनल टेस्ट का जो रिव्यू है लास्ट में ज़रूर दें और अपने मार्क्स कितने आपको इसके अंदर आए 120 क्वेश्चंस में से, तो ये भी ज़रूर आप वहाँ पे हमें शेयर करें। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि ये हर जगह शेयर कर दें, चाहे आप टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है या कोई और दूसरा यहाँ पे आप शेयर कर दें। बिकॉज नॉट फॉर मी, नॉट फॉर अदर्स, बट जस्ट बिकॉज आप सभी भी अगर हार्डवर्क करते हैं, डेफिनेटली यू विल नो द वैल्यू ऑफ हार्डवर्क और आप सभी को पता भी है। सो प्लीज़ काइंडली शेयर विद अदर्स। अगर आप मेरे को ये 2 दिन के अंदर इसको 1000+ व्यूज़ दे देंगे, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू सॉफ्ट कॉपीज़ विदाउट एनी चार्ज और सभी कुछ मैं यहाँ पे ऐसे भी यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड करूँगा। सो बीइंग ए ह्यूमन, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सपोर्ट दिस चैनल, बिकॉज अभी अभी शुरू करा है, इसके लिए आपका काफ़ी सहयोग की ज़रूरत है। बिकॉज वी ऑल आर फैमिली और अकेले तो कुछ कोई कर नहीं सकता। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, यहाँ से हमारा टाइम शुरू होता है, यानी यहाँ पे अभी 4:30 सेकेंड है। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले है। व्हाट इज़ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू यू? आप कंप्यूटर टर्म से क्या समझते हैं? ऑप्शन ए है पावर मशीन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक मशीन, ऑप्शन सी है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है आप सभी को पता है क्योंकि ये कंप्यूटर का सबसे बेसिक है। कंप्यूटर एक मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? अब फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास पॉल बुचिट, चार्ल्स बाबेज। थर्ड ऑप्शन है आपके पास जॉन वॉन न्यूमैन और अलान ट्यूरिंग। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप सभी को पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? सीबी को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखें। यहाँ पे इसके लिए कुछ यहाँ पे इन सभी के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। पॉल बुशिट की बात करें तो इन्होंने जीमेल को क्रिएट करा, इसीलिए इनको फादर ऑफ जीमेल भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को, बात करें जॉन वॉन न्यूमैन की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे मैथमेटिकल एनालाइजर, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, डेवलप करा था और उस टाइम का ये फास्टेस्ट कंप्यूटर था। एलन ट्यूरिंग की बात करें तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको आप बड़े इत्मीनान के साथ बाद में पढ़ें।
उसके बाद 1 किलोबाइट इज इक्विवेलेंट टू, 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है। बात करें यहाँ पे एक टर्म आपको समझनी है, निबल करके भी एक टर्म है, NIBBLE, निबल करके भी एक टर्म है। निबल का मतलब होता है अगर यहाँ पे 1 बाइट यानी एक जो बाइट होता है वो 8 किसका होता है, बिट का होता है, इसीलिए 4 बिट का एक निबल बनता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर है 1024 256 512 या 2048, तो आप सही आंसर इसका दें। तो इसका सही आपको आंसर जो मिलेगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर बहुत सॉफ्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये धीरे धीरे इनका लेवल इंक्रीज हो रहा है और डेफिनेटली आपका इंक्रीज लेवल होने के साथ साथ यहाँ पे आपकी रैपिड रिवीजन भी होगी। अगर ये स्लाइड आप देख रहे हैं, इस स्लाइड से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग, क्योंकि अगर आप खासकर जेके पीएसए की तैयारी करें तो मैक्सिमम आप ये मान के चलो कि 8 से 12 के बीच में पेपर बनने हैं, क्योंकि यहाँ पे सीबीटी बेस्ड है, इसीलिए आपको काफ़ी हर चीज़ को ध्यान से रखना है। अगर आप बात करें 1 बिट की बात करें तो इसको बाइनरी डिजिट कहा जाता है और 8 बिट्स का एक बाइट होता है और 4 बिट्स का यहाँ पे एक निबल होता है, ये भी आप लिख लें ज़रूर। उसके बाद 1024 बाइट्स की बात करें तो 1024 बाइट्स की बात करें तो इसको 1 किलोबाइट कहते हैं और 1024 किलोबाइट की बात करें तो उसको 1 मेगाबाइट कहा जाता है। 1024 मेगाबाइट की बात करें अगर इसको तो इसको 1 गीगाबाइट कहा जाता है। और उसके बाद 1024 गीगाबाइट की बात करें तो ये किसके बराबर होता है, 1 टेराबाइट के बराबर होता है। उसके बाद 1024 टेराबाइट की बात करें, ये 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार जेके एसएसबी में नहीं, मैं आपको बता दूं जो बैंकिंग के एसआई का एग्जाम होता है या यानी बैंकिंग एसबीआई का जो एग्जाम होता है और दिल्ली पुलिस का जो एसआई का रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया है। 1024 अगर पेटाबाइट की बात करें तो उसको एक्साबाइट कहते हैं। ये क्वेश्चन आपने जितना भी कंप्यूटर जेके एसएसबी के लिए पढ़ा होगा, आई होप कि नहीं पढ़ा होगा। जियो बाइट एक ऐसा बाइट होता है जो सबसे ज़्यादा मेमोरी को क्या करता है, यानी हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट अगर कोई है कंप्यूटर के अंदर तो वो कौन सा है, जियो बाइट। आपको ये हाईलाइट कर देना है और ये आप सभी के आपने क्या देखा, ये कंप्यूटर मेमोरी के यूनिट्स आपने देखे। इससे यानी इस क्वेश्चन से आपके लगभग 5 से क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ये एक लेक्चर सिर्फ ये एक टेस्ट सीरीज ही नहीं है, ये आपकी रैपिड रिवीजन के तरीके से भी काम करेगी। अगर बात करें इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर को मिलती है उसे क्या कहते हैं, क्या उसे स्टोर डेटा कहा जाता है, क्या डेटा कॉपी कहा जाता है, क्या डेटा कहा जाता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर आप सभी को पता है, इसको ऑप्शन सी डेटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर को देते हैं रन होने के लिए उसे क्या कहा जाता है। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ऑप्शन 1। ऑप्शन बी यहाँ पे आउटपुट कहा जाता है, ऑप्शन सी इनपुट कहा जाता है या ऑप्शन डी यहाँ पे हार्डवेयर कहा जाता है। तो आपको इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है इनपुट, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसके बारे में आपको डिटेल से प्लीज़ इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसके अंदर आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दिया है। उसके बाद आप इत्मीनान से लेक्चर को अटेम्प्ट करने के बाद पढ़ें। उसके बाद विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, काफ़ी पहले चैप्टर के अंदर दिया है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के अंदर। तो जो पहली यहाँ पे कंप्यूटर की कैलकुलेशन वाली थी डिवाइस थी, कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, इसमें से कौन सी थी, क्या वो वैक्यूम ट्यूब्स थे जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज़ किए गए थे, क्या वो पैस्कलिन थे। अब यहाँ पे इस टर्म को भी मैं समझाऊंगा कि वास्तव में ये जो पैस्कलिन है इसका सही से अर्थ क्या है और इसका मतलब किस तरीके से आपको समझना है, इसके बारे में मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद ऑप्शन सी है एनालिटिकल इंजन जो 1960 के अंदर डेवलप करा गया था न्यूमोन की तरह, और एबकस। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये टर्म समझाने वाला हूँ और उसको मैं आगे आई होप दूंगा भी। बात करें ये ब्लेस पास्कल के द्वारा ये इन्वेंट करी गई थी, लगभग ये मिड 17th सेंचुरी के अंदर ये पैस्कलाइन किया गया था। ये एक पास्कल्स कंप्यूटर भी है, इसको यहाँ पे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, अर्थमेटिक मशीन के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इस क्वेश्चन से मेरी बात ये मान लें कि लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से सीखने वाले हैं आप। अब मुझे बताओ कि इनमें से जो नीचे ये ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा पहले इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया गया था। ऑप्शन है आपके पास ए ट्रांजिटर्स, ऑप्शन बी है आपके पास इंटीग्रेटेड चिप्स जो सिलिकॉन की बनी होती है, और सिलिकॉन हमें कहाँ से मिलता है, ये सैंड से मिलता है। बात करें VLSI टेक्निक की बात करें तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्निक होती है। उसके बाद यहाँ पे डी है वैक्यूम ट्यूब्स। तो थर्ड जनरेशन के अंदर किसके इनमें से किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज़ किया गया था, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब कैसे, मैंने आपको बोला कि इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने थ्रोट को और ज़्यादा स्ट्रेस करूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सो सबसे पहले बात करें फर्स्ट जनरेशन की बात करें। अब अगर बात फर्स्ट जनरेशन की बात करें, इसके अंदर ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ हुई है।
तो आप इसको बाद में इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद भी देखें। फर्स्ट जनरेशन की बात करें, लगभग इसका जो टाइम पीरियड शुरू होता है, कई बुक्स के अंदर कई बार अलग अलग लिखा है। तो इसकी अगर बात करें तो इसको 1940 से लेके माना जाता है और 1956 तक इसको माना जाता है, इस बीच में माना जाता है। इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया था, इलेक्ट्रॉनिक कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया था, वैक्यूम ट्यूब्स। तो यहाँ पे आप ये तो मान लें कि इसका वैक्यूम ट्यूब्स तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज़ हुआ था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो ये लगभग 1957 से लेके, यानी यहाँ पे 1957 से लेके लगभग ये यहाँ पे 1963 तक ये यूज़ हुआ था, 64 तक। अब बात करें फर्स्ट कंप्यूटर के अंदर मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, और ये क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद और यहाँ पे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो इसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज़ किया गया था, तो आप सभी को पता है ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था। और 1957 से लेके 1964 या 56 से लेके 65 तक इसका यूज़ किया गया था। अब इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसे कहते हैं लो लेवल असेंबली लैंग्वेज। क्या कहा जाता है उसको? लो लेवल असेंबली लैंग्वेज, जो स्पेशली यहाँ पे वीडियो एडिटिंग और वीडियो गेम्स के लिए यूज़ की जाती थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा जो प्रीवियस था इसके ऊपर बेस्ड था। इसके टाइम पीरियड की बात करें 1963-64 से लेके 1977 या 1980 तक इसका टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको आप माइक्रो चिप भी कहते हैं, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से अगले क्वेश्चन के अंदर। इसको इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहा जाता है, जो सिलिकॉन की बनी होती है चिप। तो ये यहाँ पे इसके अंदर अगर लेवल की बात करें, किस लेवल ऑफ लैंग्वेज का यूज़ हुआ था, तो हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से यूज़ हुआ था। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर यहाँ पे आपको चिप्स देखने को मिलेंगी। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें C++, जावा स्क्रिप्ट की बात करें, या विजुअल जो होते हैं उसका यूज़ किया गया था। यहाँ पे मैं आपको, जब आप क्वेश्चन नंबर 75 के आसपास जाएंगे, वहाँ पे आपको 5 स्लाइड्स ऐसी मिलेगी जो पूरे के पूरे आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं जनरेशन से, वो कवर करेंगी। तो वहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए खुद ही कह दूंगा। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें कि 1978 से लेकर लगभग प्रेजेंट की बात नहीं करूंगा, लेकिन 2010 से 12 तक शुरू हुआ था। इसके अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यहाँ पे डिवाइस का यूज़ किया गया था, कंपोनेंट का यूज़ किया गया था, जो माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानी जाती है। तो इसके अंदर लेवल की बात करें, किस सॉर्ट ऑफ लेवल जो लैंग्वेज का यूज़ हुआ था, तो ऐसी स्टेटमेंट बेस्ड लैंग्वेज का यूज़ हुआ था जो सिमिलर टू स्टेटमेंट इन ह्यूमन लैंग्वेज, जो जैसे हम देते हैं उसका यूज़ हुआ था। जैसे इसके अंदर स्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज का यूज़ हुआ था, जैसे आप इंक्लूड करें पैरी, PHP की बात करें, पाइथन की बात करें, रबी की बात करें, या SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की बात करें, तो वो इसके अंदर यूज़ हुआ था। फिफ्थ जनरेशन के अंदर बात करें तो ये अभी प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में भी इसी के ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस देखने को मिलता है। इसके ऊपर यहाँ पे ULSI का यूज़ हुआ था, और या फिर इसको बायो चिप्स के नाम से भी देखते हैं। इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ये फिफ्थ जनरेशन के अंदर शुरू करी गई थी। इसके अगर एग्जांपल हैं तो मरकरी जैसे आपने देखा होगा, OPS5 देखा होगा, प्रोलॉग देखा होगा। ये ऐसे विजुअल टूल्स है जो प्रोग्रामिंग को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो ये यहाँ से आपको सीखने को मिला। अब बात करें विच इज़ पार्ट ऑफ CPU, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे। इसमें से कौन सा पार्ट यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का है? क्या कीबोर्ड है, क्या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, क्या प्रिंटर है, या मदरबोर्ड है? इस क्वेश्चन से भी आपके लगभग 5 क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। इसका सही आंसर है ALU। कैसे? देखो यहाँ पे इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे ये है कि अगर बात करें CPU क्या क्या कंटेन करता है, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या, एक मेन मेमोरी को कंटेन करता है, कंट्रोल यूनिट को, और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को कंट्रोल करता है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं, तो इससे आपको ये पता चलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? इसमें से कौन सा पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुआ है वो है सागा 220, परम 8000, सहस्त्र, परम युवा सेकंड। तो इसका जो सही आंसर आपको पता है कि वो है परम 8000, यहाँ पे पहला सुपर कंप्यूटर है। ये यहाँ पे सुपर कंप्यूटर है जो 1991 के अंदर डेवलप करा गया था। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ पे दूसरे इसकी आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये टर्म समझ लें, परम का मतलब होता है पैरेलल मशीन। अब यहाँ पे इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा न्यू सीरीज़ ऑफ सुपर कंप्यूटर देखने को मिलेंगे, जैसे परम 8600, परम 9000, परम 10000। यहाँ पे ये सुपर कंप्यूटर देखने को मिलेंगे जो पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस के लिए, दोनों के लिए यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, बेसिक ऑपरेशन जो डन किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो किस के अंदर किए जाते हैं? क्या वो लॉजिकल कंप्यूटर डन बाई कंप्यूटर इज लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू किए जाते हैं, डेटा स्टोरेज के थ्रू किए जाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन के थ्रू किए जाते हैं, या फिर डी सभी के थ्रू किए जाते हैं? इसका जो ऑप्शन है वो है डी। इसके अंदर यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन, डेटा स्टोरेज, अर्थमेटिक ऑपरेशन तीनों के तीनों यूज़ होते हैं। ये आपके स्क्रीनशॉट ले ली हैं। ये कुछ बेसिक ऑपरेशन हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, स्टोरिंग और कंट्रोलिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अच्छा, टेबलेटिक मशीन यहाँ बात करें, ये फर्स्ट मैकेनिकल मशीन है। ये किसके द्वारा डेवलप करी गई थी? जॉन नेपर के द्वारा डेवलप करी गई थी, या फिर वॉन न्यूमैन के द्वारा डेवलप करी गई थी,
हरमन हॉलरिच के द्वारा डेवलप करी गई थी या फिर चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप करी गई थी, जिसका आंसर आपको ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया? सबसे पहला कंप्यूटर इंडिया का इनमें से कौन है? सिद्धार्था है, IBM 370 है, यूनोवेक है, या परम 8 यानी यहाँ पे परम जो 8000 है वो है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है। तो पहला जो सुपर कंप्यूटर था ऑप्शन ए, सिद्धार्था वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप यहाँ पे यूनोवेक टर्म को समझ रहे हैं, इसका यहाँ पे अब्रिविएशन है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो जे प्रेस्पर स्कर्ट थे और जॉन मॉचली थे, उन्होंने इसको दिया था। ये पहला सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर है, ये बात आप याद रखें। और परम के बारे में आपको बताया था कि पैरेलल मशीन यहाँ पे इसको डेडिकेट होती है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पे आप इसको सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इन कंप्यूटर कौन सा ऐसा यूनिट होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा एंड इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है और डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो भी वहीं पे होती है। तो इसका जो सही आंसर क्या है? हार्ड डिस्क है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इसका जो सही आंसर आप सभी को पता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। अब यहाँ पे मैंने जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर जनरेशन को भी समझाया। आप यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं कितने जल्दी दे पाओगे। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर ट्रांजिस्टर कंप्यूटर? इसका मतलब ये भी आपको समझना है कि जो ट्रांजिस्टर जो कंपोनेंट्स थे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, वो किस जनरेशन के अंदर यूज़ किए गए थे? क्या वो फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर, थर्ड या फोर्थ जनरेशन के अंदर यूज़ किए गए थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स को क्या करा था? रिप्लेस करा था और यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था। इसके अंदर आपको याद रखना है कि इसका जो टाइम पीरियड है ये है, और इसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। और इसकी एग्जांपल है यहाँ पे, ये भी मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी यहाँ पे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, जो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। उसके बाद यहाँ पे CDC 1604, ये सभी यहाँ पे टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, द प्लेस वियर एक्सेसरीज आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर? ऐसी कौन सी जगह होती है कंप्यूटर की या जहाँ पे जो एक्सेसरीज होती है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं? ऑप्शन ए है यहाँ पे जिप, ऑप्शन बी है यहाँ पे पास बस, ऑप्शन सी है यहाँ पे पासपोर्ट, और ऑप्शन डी है यहाँ पे पास रिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यानी एक पोर्ट ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू ये एक्सेसरीज जो होती है कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। ये यहाँ पे दिया भी है, एक पोर्ट जो सर्व क्या करता है, एक इंटरफेस सर्व करता है किसके बीच में? कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर्स के बीच में। ये पेरिफेरल जो डिवाइस होते हैं उनके बीच में यहाँ पे एक कनेक्शन, एक पोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पे कंप्यूटर पोर्ट है, मैनी यूजेस की बात करें, टू कनेक्ट है, एक मॉनिटर को कनेक्ट करता है कंप्यूटर पोर्ट, वेबकैम, स्पीकर्स या दूसरी जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उनको ये पोर्ट कनेक्ट करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे अंदर से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप इज मेजर्ड इन? बात करें जो स्पीड है प्रोसेसर चिप की वो किसके अंदर मेजर करी जाती है? क्या वो बाइट्स पर सेकंड के अंदर मेजर करी जाती है? क्या वो बिट्स पर सेकंड के अंदर मेजर करी जाती है? क्या वो Mbps के अंदर मेजर करी जाती है? या क्या वो MHz के अंदर मेजर करी जाती है? तो ये आपको बताना है। इसकी अगर सही आंसर की बात करें, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। इसको मेगा हर्ट्ज़ के अंदर या फिर GHz होता तो गीगा हर्ट्ज़ के अंदर भी इसको मेजर करा जाता है। ये आपके पास इसके बारे में, स्पीड ऑफ प्रोसेसर के बारे में है, तो ये आप ज़रूर पढ़ें। देखो यहाँ पे CPU जो है वो बिलियंस ऑफ हर्ट्ज़, मेगा हर्ट्ज़ और गीगा हर्ट्ज़ के अंदर मेजर होता है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्पीड ऑफ प्रोसेसर के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम्स इन द सीक्वेंस ऑफ? जब एक कंप्यूटर एक प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, तो वो किस सीक्वेंस में करता है? ऑप्शन ए, पहले वो स्टोर करता है, फेच करता है, एग्जीक्यूट करता है। पहले क्या वो डिकोड करता है, उसके बाद वो फेच करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, या फिर पहले वो एग्जीक्यूट करता है, फिर फेच करता है और फिर डिकोड करता है, या पहले वो फेच करता है, फिर डिकोड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। पहले किसी भी डेटा को फेच किया जाता है एज इनपुट, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग डिकोडिंग होती है, देन आफ्टर उसका एग्जीक्यूट और आउटपुट आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, वंस इन्फॉर्मेशन इज इनपुट इन ए कंप्यूटर इट बिकम्स? एक बार हम इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दे देते हैं, वो क्या बनती है? क्या वो डेटा बन जाता है? क्या वो फैक्ट्स बन जाता है? क्या वो आइडियाज़ होते हैं? क्या वो रिपोर्ट्स होते हैं? अगर बात करें इस क्वेश्चन की लैंग्वेज 2-3 बार आपको मिल गई है तो आप इसका आंसर दें। इसका आंसर है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19, डेटा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ए माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है और उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें से कौन सा नाम है? क्या वो मैक्रो चिप है? क्या वो माइक्रो चिप है? क्या वो मैक्रो प्रोसेसर है? क्या वो सॉफ्टवेयर है? तो आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही आंसर है माइक्रो चिप भी कहा जाता है और इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, या इसको इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है माइक्रो चिप, इसको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी
इसको माइक्रोचिप भी कहा जाता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज़ किया जाता है जो मेटेलिक पिन से बनी हुई होती है। इसकी स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा नॉर्मली टेक्स द फॉर्म ऑफ, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा होते हैं उनके वो फॉर्म लेता है। द फॉर्म का मतलब होता है 1 2, यानी वहाँ पे नंबर्स के अंदर प्रेजेंट होगा। क्या वो सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स के अंदर लिखते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या हम नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स के अंदर लिखते हैं तो इसके अंदर लिखते हैं, ये हो सकता है। ग्राफिक शेप्स एंड फिगर्स की बात करें, इसमें भी नहीं होता। ह्यूमन वॉइस और अदर साउंड्स की बात करें, इनमें भी, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, कंप्यूटर मैनिपुलेट करता है डेटा को बहुत ज़्यादा तरीके से वेज के अंदर, एंड उस मैनिपुलेटेशन को क्या कहा जाता है? क्या उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है, क्या उसको बैचिंग कहा जाता है, क्या उसको अपग्रेडिंग कहा जाता है, क्या उसको फेचिंग कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसीलिए आपने अगर देखा होगा कि अगर आप कंप्यूटर को एज ए इनपुट अगर रॉन्ग भी यहाँ पे डेटा दोगे, वो उसको खुद से खुद करेक्ट करके उसका सही कर देता है। ये खासियत है कंप्यूटर की। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आपको दिया है, और इसके अंदर ये पूछा गया कि दिस डैश डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेन्स डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। इसमें से कौन सा है? क्या वो आउटपुट यूनिट होते हैं, क्या वो CPU है, क्या वो ALU है, या मेमोरी यूनिट है, या इनमें से फिर कोई भी नहीं? तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, उससे पहले आई होप मेरी वॉइस आप सभी के लिए ऑडिएबल होगी। मेरे को काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है, बट आई एम sure that you are getting my voice properly, and if you are getting my voice properly, then kindly share this lecture with others। अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दें। देखो ये यहाँ पे इस प्रकार का इनिशिएटिव है जो आपकी रैपिड रिवीजन के तरीके से काम आता है। इसके पीछे आपको पता है, प्लीज़ काइंडली शेयर विद अदर्स ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को एक अच्छा लर्निंग हब बना पाएँ। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर का मेजर फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है? क्या कंप्यूटर प्रोसेसिंग डेटा और इनटू इन्फॉर्मेशन करता है? क्या कंप्यूटर डेटा को गैदर करता है? क्या कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है? क्या कंप्यूटर यहाँ पे डेटा को एनालिसिस करता है और इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करता है, या फिर वो कॉपी करता है टेक्स्ट का? इनमें से कोई भी नहीं। इसको नॉट को देख लें तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। कॉपी टेक्स्ट कभी भी नहीं करता है कंप्यूटर। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर? अगर हम कंप्यूटर, लैपटॉप, PC या यानी अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है? कंप्यूटर को यहाँ पे कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू बी इनफ्लेक्सिबल, कंप्यूटर्स प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट इवन व्हेन इनपुट इज़ इनकरेक्ट, या फिर टू रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट एंड कैन कंप्यूट्स, ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी करता है और बहुत ज़्यादा डेटा को, अमाउंट ऑफ डेटा को ये स्टोर भी कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे दिस पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शनल, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ऐसा पार्ट कोई कंप्यूटर का जो हर एक फंक्शन के साथ कोऑर्डिनेट तालमेल बिठाता है, उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको रैम प्रोग्राम कहा जाता है? क्या उसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है? क्या इसको सिस्टम बोर्ड कहा जाता है? क्या इसको अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहा जाता है, या इसमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो कंट्रोल यूनिट है। और कंट्रोल यूनिट मैंने आपको बताया था कि ये आपको लॉजिकल यूनिट ALU और CU आपको CPU का एक मेजर कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। आज यहाँ पे नॉन न्यूमेरिक डेटा की एग्जांपल आपको बतानी, इनमें से ऑप्शन है एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, नॉन न्यूमेरिक, इसके अंदर 1 2 यानी नंबर्स कंटेंट नहीं होंगे। बैंक बैलेंस के अंदर क्या नंबर कंटेंट होते हैं? जी हाँ होते हैं। एग्जामिनेशन स्कोर के अंदर क्या नंबर कंटेंट्स होते हैं। या इनमें सभी आंसर सही है, या इनमें से फिर कोई भी नहीं है? तो आपको लग गया है कि एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय जो होता है वो वहाँ पे अगर नेम की बात करें उसके अंदर हम किसी भी नंबर का यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, कंप्यूटेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाई, जो कंप्यूटेशन इट मीन्स कैलकुलेशन और जो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किस में से, इनमें से किसके द्वारा किए जाते हैं? क्या CPU करता है, रजिस्टर करता है, ALU करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो आपको पता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट काफ़ी बार क्वेश्चन में पीछे भी आया है। एक CPU क्या क्या कंटेन करता है? क्या वो एक एनालिटिकल इंजन और कंट्रोल यूनिट को कंटेन करता है? क्या वो एक कार्ड रीडर और प्रिंटिंग डिवाइस को कंटेन करता है? क्या वो एक अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट या फिर कार्ड रीडर को कंटेन करता है? ये या कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट को कंटेन करता है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर आपको होगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29 का डी ऑप्शन है। एक कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है CPU के अंदर। मैंने अभी पहले 2-3 स्लाइड्स पहले क्वेश्चन में बताया था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, ये अगर ग्रुप टुगेदर हो जाएं, इनको इकट्ठा लिया जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? क्या वो सर्किट बोर्ड बनता है? क्या वो कंप्यूटर सिस्टम बनता है?
क्या वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल बनता है, क्या वो मोबाइल डिवाइस बनती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 होगा उसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि ये कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं, इसीलिए क्या बनाती हैं, कंप्यूटर सिस्टम को बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी आंसर सही होगा। इसकी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार मैं आपको बता दूं कि जो हार्डवेयर इक्विपमेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, वो जनरली इसके अंदर 3 बेसिक एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक तो सिस्टम यूनिट, इसके बारे में आप पढ़ लेना, इसके अंदर CPU और मेमोरी होती है। उसके आप इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद आपको स्टोरेज डिवाइसेज आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको हार्ड डिस्क देखने को मिलेगी। What is an output? What according to you, what do you understand by output? तो ऑप्शन 1 is which is taken by user to processor, जो यूजर्स के द्वारा प्रोसेसर से ली जाती है। which is get to processor by user, या जो प्रोसेसर लेता है यूजर से। ऑप्शन सी है which is get to user from processor, या जो यूजर प्रोसेसर से लेता है। ऑप्शन डी है which is get to processor by users। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर से ली मिलती है उसको कहाँ से, यूज़र से। तो या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन सी है, ये यूज़र लेता है कहाँ से, प्रोसेसर से। जब एक डेटा वो रहा डेटा फैच करके उसको कमांड देता है, डेफिनेटली उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे ये आउटपुट उसको मिलता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। 32 की बात करें, द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग की बात करें, इसके अंदर जो प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या साइकिल कंसिस्ट होते हैं। अगर बेसिक कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की बात करें, इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट आता है, डेटा होता है, फिर इन्फॉर्मेशन या एप्लीकेशंस की बात करें, सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड स्टोरेज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। पहले तो इनपुट मिलता है, उसके बाद डेटा को डिकोड, इट मीन्स प्रोसेसिंग की जाती है, देन उसके बाद उसको आउटपुट किया जाता है और उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो यहाँ पे विच यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच में कौन सा यहाँ पे, क्या वो ALU है, ऐसा कौन सा सिग्नल है या ऐसा कौन सा यूनिट है जो मूवमेंट्स ऑफ सिग्नल जो होता है, जो CPU के और इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या करता है, एक कंट्रोल करता है उनको, मीन्स मूवमेंट्स को करता है। तो वो क्या है, क्या ALU है, क्या वो कंट्रोल यूनिट है, क्या वो मेमोरी यूनिट है, क्या वो सेकेंडरी स्टोरेज है, या नन ऑफ दीज है। तो आपने यहाँ पे कंट्रोल की बात देखी है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा वो कंट्रोल यूनिट मत सोचें कि होगा, इसका आंसर सही होगा मेमोरी यूनिट। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा वो होगा मेमोरी यूनिट। ऐसा होता है जो सिग्नल्स को कंट्रोल करता है CPU और इनपुट और आउटपुट के बीच में। अच्छा, यहाँ पे 3 मेन पार्ट्स हैं प्रोसेसर के, और उनमें से आपको बताना कौन कौन से हैं। एक कैच मेमोरी आपने पढ़ा होगा, कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर्स। सेकेंड आपके पास कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर एंड रैम। उसके बाद यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रैम रोम या CD रोम है। उसके बाद ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर है। तो आपको इसका आंसर सही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे पास आपके पास ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। उसके अंदर अगर प्रोसेसर की बात करें, इसके पार्ट की बात करें तो 3 ही मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है ALU, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है यहाँ पे रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, पर्सनल कंप्यूटर्स की यहाँ पे बात हो रही है, उनको 4th जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। और मैंने शुरू में भी आपको बताया इनके अंदर क्या कंटेंट होता है। क्या वैक्यूम ट्यूब्स पहली जनरेशन में कभी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को थोड़ा पेंडिंग रखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को, क्योंकि कुछ याद आ रहा है कैसा सा देखा था हमने, ट्रांजिस्टर को यहाँ पे पहले एलिमिनेट कर देते हैं। नहीं, ये भी यहाँ पे 2nd जनरेशन के अंदर यूज़ हुआ था। इन्फॉर्मेशन तो हो ही नहीं सकता, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड के अंदर आप देख ले 4th जनरेशन कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, इसको भी मैंने अभी पढ़ा दिया खुद ही, और इसी टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको अटेम्प्ट भी करना है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एग्जांपल है कौन से जनरेशन की, 1st जनरेशन, 2nd, 3rd, 4th या फिर 5th, ये आपको बताना है। तो ये किसकी एग्जांपल है, ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 5th जनरेशन कंप्यूटर की ये क्या है, एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 36 का यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 36 का आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज की बात करें, ऐसा पहला कंप्यूटर जो स्टोरेज को प्रोवाइड करता है। तो ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर अब 37 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप किसकी बात कर रहे हैं, 37 की बात करें तो वो आपका सही आंसर क्या है। क्या वो एडसेक है, क्या वो यूनिवैक है, क्या वो मार्क 1 है, क्या वो एडवैक है या एडसेक है। तो इसको आपको बताना है कि इसका सही जो आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। एडसेक की बात करें, इसका जो फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होता है। ये ऑपरेशन कब बना था, 1949 के अंदर। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बारे में जो नीचे ऑप्शन है इनके बारे में भी यहाँ पे दिया है। उसके बाद स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन किस में दी गई थी, क्या वो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर दी गई थी, मिली सेकेंड्स के अंदर दी गई थी, नैनो सेकेंड्स के अंदर दी गई थी, नैनो मिली सेकेंड्स के अंदर दी गई थी, या इनमें से फिर कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उनकी जो स्पीड होती थी वो मिली सेकेंड्स के अंदर दी हुई होती थी।
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें, उन्होंने कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया था? शुरू में मैंने बता दिया, क्या हाई लेवल थी, असेंबली थी, मशीन थी, या सभी है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो आपको पता है कि इसके अंदर किसका यूज़ हुआ था? मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे आपके पास दिया भी है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप इसको प्रिपेयर करें प्लीज़। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, जो किसके लिए यूज़ होती थी? जो कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ होती थी और सिलिकॉन की बनी थी, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। लेकिन इसके अंदर आपको बताना है कि इंटीग्रेटेड चिप को यहाँ पे 1960 के अंदर डेवलप करा गया था। किसके द्वारा डेवलप करा गया था? JS किल्बी के द्वारा यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड चिप्स थी उसको यहाँ पे क्या करा गया है? डेवलप करा गया है। CV रमन नहीं है, ये JS किल्बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, अगर लेटेस्ट कंप्यूटर की बात करें, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो किस में एग्जीक्यूट होती हैं? तो आपको बताना क्या वो पार्शली होती हैं, क्या वो सिक्वेंशली होती हैं, या फिर पार्शली हैं और सिक्वेंशली भी हैं, या एक तो या तो पार्शली हैं या तो फिर सिक्वेंशली है, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो सही आंसर है वो पार्शली भी है और सिक्वेंशली भी है। इट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर 41 क्वेश्चन। अच्छा, प्रत्युष इज द 4th फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। अब ये किसके लिए डेडिकेटेड है? क्या ये मल्टीमीडिया के लिए डेडिकेटेड है? क्या रिक्रिएशन के लिए डेडिकेटेड है? क्या वो मिलिट्री पर्सनल के लिए डेडिकेटेड है? या फिर वेदर फोरकास्टिंग के लिए है? तो आपको ये याद रखना है कि इसका जो ऑप्शन है सही वो डी है। ये हमेशा वेदर फोरकास्टिंग के लिए प्रत्युष को स्पेशली डेवलप करा गया था एज ए सुपर कंप्यूटर और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद जब भी आपको प्रत्युष दिखे तो आपको वेदर के साथ इसको रिलेट करना आना चाहिए। अब यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर की काफ़ी एक मज़ेदार कहानी है, मैं आपको यहाँ पे बोल के ही सुनाने वाला हूँ। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर है, इसके अंदर वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ, किसकी? दो की कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं? क्या वो सुपर और मिनी कंप्यूटर्स की होती है? क्या वो यहाँ पे मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स की होती है? क्या वो सुपर और माइक्रो कंप्यूटर्स की होती है? तो आपको यहाँ पे देखना है सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। इसके अंदर अगर बात करें, एनालॉग कंप्यूटर के अंदर बात करें, जो इसके अंदर कंप्यूटेशन की जाती है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर की जाती है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे स्पीड आ गया, टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया, करंट आ गई, इस तरीके से इसका मेजर करा जाता है। इसका मतलब यह है ये एनालॉग डेटा को प्रोसेस करता है, और एनालॉग डेटा वो डेटा होता है, वो डेटा वो तब तक यहाँ पे चेंज होता रहता है, यानी तब तक वो डेटा प्रोसेसिंग होता रहता है जब तक उसके अंदर पूरी चेंजिंग ना देखने को मिले। उसके बाद ये डायरेक्टली क्या करता है, डेटा को जो मेजरिंग डिवाइस होती है उससे एक्सेप्ट करता है, उसके अंदर इसको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करता है, उसके बाद इसको कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। इसके अगर एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर की, तो स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, और थर्मोमीटर जो यूज़ करते हैं वो यहाँ पे इसकी मीन्स यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं हाई स्पीड के साथ। ये रा डेटा को एक्सेप्ट भी करता है और यहाँ पे इसको नंबर्स को, डिजिट्स को, सिंबल्स को भी एक्सेप्ट करता है ताकि वो प्रोसेस कर पाए एक अच्छी प्रोग्रामिंग को। और यहाँ पे ये मेमोरी के अंदर भी स्टोर करते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास डेस्कटॉप, लैपटॉप, इसकी आपको एग्जांपल देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो इसका हाइब्रिड कंप्यूटर है उसकी जो सही एग्जांपल है वो है कि बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इससे यहाँ पे ऑप्शन आपका क्लियर हो गया, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ है, ये फास्ट तो है एनालॉग कंप्यूटर की तरह कंप्यूटिंग के लिए, लेकिन इसका जो मीनी मेमोरी और एक्यूरेसी है वो लाइक ए डिजिटल कंप्यूटर है। इसके अंदर अगर इसकी आप एग्जांपल की बात करें, जो आपने पेट्रोल पंप के अंदर देखा होगा, वो जो आपके पास कंप्यूटर टाइप, कैलकुलेटर टाइप दिखता है, वो यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। जिस तरीके से इंसान का ब्रेन काम करता है उसी तरीके से यहाँ पे करता है। तो आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा है। क्या वो परम 800 है, क्वांटम कंप्यूटर है, IBM चिप्स है, या फिर एडसेक है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्वांटम कंप्यूटर, जो यहाँ पे वॉन न्यूमैन ने डिज़ाइन करा था। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है वो है बी, क्वांटम कंप्यूटर। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, क्या इधर यहाँ पे एक आपको सुनना है, इंट्रोड्यूस की और यहाँ पे डिज़ाइन में काफ़ी डिफरेंस रहता है, आपको देखने को मिलेगा। पजल करते हैं यहाँ पे, आपको डिज़ाइन पता होगी किसकी डिज़ाइन 1970 के अंदर हुई थी, तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे। और अगर आप इंट्रोड्यूस कब करवाया गया था तो ये अलग है। इंट्रोड्यूस इसको 1945 के अंदर करवाया गया था। फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस वॉन न्यूमैन ने 1945 के अंदर करवाया था, लेकिन जो फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिज़ाइन हुआ था वो 1970 के अंदर हुआ था। तो दो क्वेश्चन यहाँ से भी आपके तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, इनमें से कौन सी मेटल या प्लास्टिक केस है जो क्या करता है, जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर को उनको होल्ड करता है, यानी पकड़ के रखता है।
क्या वो मेन फ्रेम होता है, क्या वो माइक्रो प्रोसेसर होता है, क्या वो सिस्टम यूनिट होता है, क्या वो एक्सपांशन बोर्ड होता है। इसके ऊपर जो JKPSA का एग्जाम हुआ था, ये सिस्टम यूनिट के बेस पे क्वेश्चन आया था। तो इसका जो सही आंसर आपको होगा वो ऑप्शन सी होगा, सिस्टम यूनिट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे सिस्टम यूनिट की स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर इसको चेजिस के नाम से भी सिस्टम यूनिट को कहा जाता है, इसके अंदर इंक्लूड होता है। माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, मैन मेमोरी भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, बस और पोर्ट्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसको यहाँ पे कभी कभी हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, बॉक्स या मैन यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉट रिस्पॉन्सिबल। नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड, क्या वो कंप्यूटर की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, देखते हैं। मेमोरी इन द वीडियो ग्राफिक, थर्ड है फॉर्मेट ऑफ द वीडियो ग्राफिक्स वर्ड, या फिर क्लॉक स्पीड ऑफ द प्रोसेसर। इसका जो सही आंसर है पहला है कि नंबर ऑफ कीबोर्ड्स मैटर नहीं करती है कि वो प्रोसेसर किस तरीके से इसको करना है, लेकिन मेमोरी मैटर कर सकती है। वीडियो ग्राफिक्स को अगर फॉर्मेट कर दें तो डेफिनेटली वो मेमोरी के अंदर इंटीग्रल जो पार्ट है कंप्यूटर को, उसके अंदर फर्क देखने को मिलेगा, या प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो तो होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 47। 48 की बात करें, इंफॉर्मेशन जो एक्सटर्नल सोर्सेज से आती हैं और उस कंप्यूटर को दी जाती है सॉफ्टवेयर के थ्रू, उससे क्या कहा जाता है, क्या वो रजिस्टर्स होती हैं, इनपुट होता है, आउटपुट या प्रोसेसर। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, इनपुट कहा जाता है उसको। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ ए कंप्यूटर। CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट और ALU देखने को मिलते हैं। अब आपको ये बताना कि जो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है उसका क्या रोल रहता है कंप्यूटर के CPU में। क्या वो कंपेयर करता है नंबर्स को, क्या वो रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर वो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा 49 का ए। वो क्या करता है, नंबर्स को कंपेयर करता है, कंप्यूटेट करता है, मीन्स कंप्यूटेशन के लिए काम में लिया जाता है। 50 क्वेश्चन नंबर है, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात करें तो ऐसा कौन सा यूनिट है कंप्यूटर का जो कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है बिटवीन मेमोरी बॉक्स और यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को। क्या वो हार्ड डिस्क है, क्या वो CPU है, क्या वो कंट्रोल यूनिट है, या डी क्या वो सिस्टम यूनिट है। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे ये क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन को मेमोरी और ALU के बीच में। 51 की बात करें, विच यूनिट इज कम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशन ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर्स। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना कि ऐसा कौन सा है जो इस तरीके के करता है। ऑप्शन आपके पास ऐसा कौन सा यूनिट है जो कम्बिनेशनली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होते हैं उनके साथ परफॉर्म करता है, जैसे अर्थमेटिक परफॉर्म करता है, बिटवाइज ऑपरेशन को परफॉर्म करता है ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर्स 0 से 1 के बीच में। तो आपको ये देखने को मिलता है, ये बाइनरी डिजिट्स कहा जाता है। तो इसके अंदर आपको सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट ALU भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक टर्म आपको देखने को मिल रही होगी UPS, जिसका मतलब होता है ऑन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई को कहा जाता है। तो ये यहाँ पे बताना है और इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा 51 का ऑप्शन बी ALU इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की अगर जनरली टाइप की बात करें तो अभी मैं बताऊंगा 2 ही टाइप हैं, आपको इसमें से बताना कि इसमें से कौन सी कंप्यूटर की टाइप है। माइक्रो आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपको देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे आपको ये वाला जो देखने को मिलेगा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, और ये यहाँ पे आपको हार्वर्ड आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, और छोटे छोटे दूसरे भी आर्किटेक्चर हैं, जैसे यहाँ पे हमने अभी बात करी माइक्रो आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर इज पावर एफिशिएंट। अब यहाँ से थोड़ी सी समस्या आपको होगी, लेकिन मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। अगर आप CISC की बात करें, सर इसकी फुल फॉर्म क्या है, किस तरीके से याद रखेंगे। रिस्क की बात करें या ISA की बात करें, तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूंगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए है CISC, RISC रिस्क, ISA IANA। इसका जो सही आंसर है वो है रिस्क, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब रिस्क की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, ये रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है, प्रोसेसर जिसको कहा जाता है। ये प्रोसेसर है सारे, तो आपको ये याद रखना है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे रिस्क और CISC के बीच में ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कहा जाता है CSA को। तो यहाँ पे इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बारे में ज़रूर पढ़ें। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बारे में भी ज़रूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम। अगर मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस करना है तो हम वी जनरली मेक यूज़ ऑफ किसका यूज़ करते हैं, क्या SD रैम्स का यूज़ करते हैं, क्या कैच मेमोरी का यूज़ करते हैं, क्या हाई कैपेसिटी रैम का यूज़ करते हैं, या फिर हीप्स का यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि कैच मेमोरी ऐसी होती है जो क्या यूज़ करती है, यानी टाइम की सेविंग करती है और काफ़ी टाइम को कम करके फास्टेस्ट यहाँ पे क्या करती है, स्टोर करती है। उसके बाद IA32 सिस्टम है, ये IA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट 32 सिस्टम है। ये फॉलो करता है इनमें से कौन सी डिज़ाइन को, क्या वो सिस्क डिज़ाइन को फॉलो करता है, क्या SIMD डिज़ाइन को फॉलो करता है, रिस्क डिज़ाइन को फॉलो करता है। इनमें से कोई रिस्क की बात करें तो ये हो ही नहीं सकता, अभी देखा हमने। अब यहाँ पे ऑप्शन 2 है, इसका सही आंसर है सिस्क डिज़ाइन को ये फॉलो करता है। उसके बाद यहाँ पे बोथ सिस्क और कॉम्प्लेक्स, अभी मैंने आपको इसके बारे में भी दिखाया
कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर ये होता है और रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर ये होता है। इसके बीच का आपको यहाँ पे ये आर्किटेक्चर टाइप है, ये किसके लिए डेवलप करी थी, ताकि किसको कम किया जाए, टाइम को कम करने के लिए, या फिर सिमेंटिक गैप को कम करने के लिए, या कॉस्ट को कम करने के लिए, या जो इतने सारे ये मेंशन है टाइम, सिमेंटिक और कॉस्ट, इन सभी को। इसका सही आंसर है सिमेंटिक गैप। अब सिमेंटिक गैप का क्या मतलब होता है ये भी हम देखेंगे। सिमेंटिक गैप का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में क्या गैप है, उसको आप सिमेंटिक गैप कहते हैं। ये आंसर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी भी। अगर आप बात करें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर की बात करें, ये आर्किटेक्चर है, ये मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है किसके अंदर, क्या वो CMOS के अंदर, रजिस्टर के अंदर, ट्रांजिस्टर्स के अंदर या डायोड्स के अंदर सेव करता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आपको आंसर होगा वो यहाँ पे आपको क्या होगा, तो ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर्स के अंदर ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57। ये आप देख लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें। अब यहाँ पे सिस्क की फुल फॉर्म क्या है, काफ़ी बार मैंने आपको बताया, ये आपको मुंह मांगा है, इसको आपको गलत नहीं करना, मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा भी नहीं। तो आप इसका सही आंसर इसका क्या है, डी है। उसके बाद हु डेवलप द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर आपको अलग अलग बुक्स के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने इसके बारे में अच्छे से स्टडी करी 10-12 सोर्सेज से, वहाँ पे मेरे को देखने को मिला क्या वो चार्ल्स बेबेज हैं, क्या वो जॉन योन न्यूमैन है, या ब्लेसी पास्कल हैं, या फिर गार्डन मूरे हैं। गार्डन मूरे है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी, गार्डन मूरे इज द हु हैज़ डेवलप द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एड्रेस बस जो होती है वो क्या है, क्या वो मल्टी डायरेक्शनल होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया है, और बाई डायरेक्शनल है या यूनी डायरेक्शनल है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको एक और बात बता दूं, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं सभी के सभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड हैं, कुछ एजर्शन बेस्ड हैं और कुछ आपके पास यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, और यहाँ पे जो पिछले SI के एग्जाम्स में पूछे गए उनको भी इंक्लूड करा है। ये मैक्सिमम वैसे क्वेश्चन है जो अलग अलग बार बार पूछे जाते हैं, बार बार बनते हैं। तो जो कंप्यूटर एड्रेस करता है बस को, एड्रेस बस इज वो यूनी डायरेक्शनल होती है, तो ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। कौन सा ऐसा सर्किट होता है जो 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, क्या वो फ्लिप फ्लॉप सर्किट होता है। ये अगर बात करें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन था। उसके बाद डिकोडर की बात करें, क्या वो इनकोडर होता है, क्या रजिस्टर होता है, इसका जो सही आंसर है फ्लिप फ्लॉप होता है। ये पहला क्वेश्चन सेम डिट्टो फाइनेंस में भी आया था। आप यहाँ पे ये डिजिटल मेमोरी सर्किट होता है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। इसको यहाँ पे बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहा जाता है, या 1 बिट और बाइनरी भी कहा जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कन्वर्ट द बाइनरी डेटा इनटू डेसिमल डेटा। कौन सा ऐसा सर्किट होता है जो बाइनरी डेटा को सर्किट डेटा के अंदर चेंज करता है, आपको ये बताना है। क्या वो डिकोडर होता है, क्या वो फिर इनकोडर होता है, क्या वो कोड कन्वर्टर होता है, क्या मल्टीप्लेक्सर होता है। आपको पता है यहाँ पे कोड कन्वर्टर विल बी द राइट आंसर, क्योंकि कोड को कन्वर्ट करने के लिए कोड कन्वर्टर का ही यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर रजिस्टर कलेक्ट्स। ऐसा कौन सा कंप्यूटर का रजिस्टर है जो क्या करता है, रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन को कलेक्ट करता है। क्या वो एकम्युलेटर है, एकम्युलेटर का मतलब ही होता है इकट्ठा करना। क्या वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, क्या वो स्टोरेज रजिस्टर है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप अपने जितने भी मार्क्स आपको मिल रहे हैं आप एक पेज पे काउंट कर रहे हैं और लास्ट पे ज़रूर अपने फीडबैक देंगे। और इस टेस्ट कैसा लग रहा है आप सभी को, क्या ये एग्जाम ओरिएंटेड है, क्या आपको इस प्रकार के टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी ज़रूर आप लास्ट पे 1 सेकंड भी नहीं 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, और शेयर करने में आपके 5 सेकंड्स भी नहीं लग रहे हैं। इसकी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। एकम्युलेटर ये 8 बिट रजिस्टर है जो ALU के साथ एसोसिएट करता है। और यहाँ पे अगर बात करें द रजिस्टर ए की बात करें, ये 8085 है। इसकी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप बराबर इत्मीनान से बाद में पढ़ें। एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल जो हम क्रिएट करते हैं वेबसाइट के थ्रू, स्टोर इन द यूज़र्स कंप्यूटर, जो यूज़र्स के कंप्यूटर के अंदर कुछ टाइम के लिए इन टेम्परेरी स्टोर होती है, कुछ सेशन के लिए, उसको क्या कहा जाता है। क्या वो मालवेयर है, क्या वो बग है, क्या वो कैच है, क्या वो कुकी है। इसका जो सही आंसर है आपको पता है, कुकी यहाँ पे काफ़ी बार पूछा गया है, 10 से 12 बार ये रिपीटेड किया गया है क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी कुकी। और कुकी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ये स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है जो 4 KB तक यानी यहाँ पे इसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको काफ़ी अच्छे से आप पढ़ लें एक बार। 65 की बात करें, मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय ए CPU, वो कौन सी है। क्या वो डायरेक्ट है, क्या वो इनडायरेक्ट है, क्या वो इनडायरेक्ट टेक्निक्स को एड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, या इमीडिएट को करते हैं। तो इसका आंसर या इन सभी को करते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 65। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि ये डायरेक्ट को भी यूज़ करते हैं, ये टेक्निक को भी, डायरेक्ट टेक्निक को भी, इनडायरेक्ट को भी, और इमीडिएट टेक्निक्स को भी यूज़ करते हैं। इन विच जनरेशन डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट्स। अभी मैंने यहाँ पे आपको पहले बता दिया है कि मल्टी प्रोग्रामिंग कहाँ से शुरू हुई थी। तो आपको ये बताना है क्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ जनरेशन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके पास है 66, और इसका सही आंसर है आपके पास थर्ड जनरेशन के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी। अच्छा, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ वर्कड विद फोरट्रेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास 5 स्लाइड्स आएंगी।
तो ये 5 स्लाइड्स आपको याद रखनी है। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 का, वो आपका सी है, थर्ड जनरेशन। यहाँ पे इसको देख लें, फर्स्ट जनरेशन की टाइम पीरियड है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, एक बार इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जांपल्स यहाँ पे पूछी जाती है। ये 5 कार्ड्स, जो 5 कार्ड और ये पेपर टेप है, ये फर्स्ट जनरेशन के आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस हैं। 5 कार्ड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये हरमन हॉलरेथ ने ही इसको भी डेवलप करा था। ये सेंसस के लिए यहाँ पे क्या किया गया था, यूज़ किया गया था ताकि जल्दी सेंसस हो पाए। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर और उसके जो मैन कंप्यूटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी दिए हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये पूरे इस टेस्ट सीरीज़ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें, इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ था, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये यहाँ से पूछा गया था, फोर्ट्रैन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो है, इसके अंदर हमने VLSI को देखा है और माइक्रो प्रोसेसर को देखा है। क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से बनते हैं, इसकी भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। और ये भी फोर्थ का ही है, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ हुई है, ये भी आपको पूछी जा सकती है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। और लास्ट पे आपको फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की स्क्रीनशॉट लेनी है। इसके अंदर क्या क्या है तो वो भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा इसकी छोटी है, लेकिन जब आपको मैं PDF टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूँगा तो इसके फ़ॉन्ट को मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, माइक्रो कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट करा जाता है किस चिप के थ्रू? क्या वो 70508 चिप है? क्या वो 80586 चिप है? क्या वो 80386 चिप है? अगर आपने पहले ये पढ़ा होगा तो आपको अभी तक याद आ गया होगा। 70309 चिप है या इनमें से कोई भी नहीं है, तो वो है 80386 चिप है। ये कौन सी चिप है? 80386 ये चिप है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो कंप्यूटर की होती है वो कितने सेकंड्स के अंदर मीन्स होती है? क्या वो 2 लाख सेकंड्स होती पर सेकंड होती है? क्या वो 3 लाख पर सेकंड होती है, 4 लाख या 1 लाख पर सेकंड होती है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज़ 2 लाख पर सेकेंड। उसके बाद 69 की बात करें, विच मटीरियल इज़ लेयर्ड एट मैग्नेटिक डिस्क। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो किससे उसको लेयर ढका होता है, इसकी लेयर किससे बनी होती है आउटसाइड वाली? क्या वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है? क्या वो आयरन ऑक्साइड की होती है? क्या वो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की होती है? सोडियम ऑक्साइड की होती है? या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है वो आपको ये है, आयरन ऑक्साइड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसके बारे में आप देख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में काफ़ी अच्छे से पढ़ें। इसके अंदर सेक्टर्स क्या होता है, रिंग्स क्या होता है, वो भी दी है। आप बात करें सुपर कंप्यूटर परम वॉज डिवेलप्ड बाई। अब मैंने यहाँ पे परम के बारे में बताया था, उसके अंदर स्क्रीनशॉट लेने को कहा था। अगर आपने उसको थोड़ा सा भी फोकस किया था तो आप यहाँ पे इसका आंसर दे पाओगे। ऑप्शन ए है CDEC, उसके बाद है IIT कानपुर, उसके बाद है BARC बैरक, IIT मुंबई या इनमें से कोई भी नहीं, तो इसका है CDEC। फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर भी इसको वर्ल्ड का कहा जाता है और ये कंपनी भी है जिन्होंने बनाया था। उसके बाद विच जनरेशन वॉज डिवेल्प्ड बाई डिस्कवरी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, जो है चिप है वो कब? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और नन ऑफ दिस। अभी तक तो आपको पता लग जाना चाहिए। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्रे क्या है? क्या क्रे एक माइक्रो कंप्यूटर है? क्या ये पर्सनल कंप्यूटर है? क्या सुपर कंप्यूटर है? या मैन फ्रेम कंप्यूटर, या इनमें से कोई भी नहीं? अगर आप बात करें क्रे की बात करें तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। ये क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। तो आपको इसके बारे में अच्छे से ध्यान रखना है कि क्रे इज़ ए सुपर कंप्यूटर है। अब बात करें यहाँ पे, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन ए डिजिटल वॉच। जो डिजिटल वॉच आप सभी आजकल लगाते हैं, इसके अंदर हम सभी लगाते हैं, तो इसके अंदर आपको किस प्रकार का कंप्यूटर देखने को मिलेगा? क्या वो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है? क्या वो सुपर कंप्यूटर है? क्या वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है? क्या वो नोटबुक कंप्यूटर है? या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो ऑप्शन ए है। इसको एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। इसके अंदर आपको सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं, यानी इसको मर्ज करने के बाद ये बनता है डिजिटल कंप्यूटर। अभी मैंने आपको बताया ये क्या उनसे सिस्टम को इनकोड करता है, जब उसको डिजिटल कंप्यूटर कौन से ऐसे सिस्टम को यूज़ करता है ताकि वो डेट और प्रोग्राम्स को इनकोड कर पाए। क्या वो रैम को सिस्टम को, या सेमीकंडक्टर सिस्टम को, डेसिमल सिस्टम को, बाइनरी सिस्टम को, या इनमें से कोई भी नहीं? तो आपको पता है कि ये कौन सा करता है, बाइनरी सिस्टम। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 74। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड? अभी मैंने आपको बताया, उसको भी CDC कहते हैं। यूज़नेट, कमोडर VIC-20 या परम 800 या 8000 है यहाँ पे, या नन ऑफ दीज। तो आपको यहाँ पे बताना CDC 6600 जो है वो पहला सुपर कंप्यूटर था वर्ल्ड का। विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है? इंटीग्रल का मतलब कंप्यूटर के जो इनसाइड आते हैं, जैसे CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट और ALU देखने को मिलता है। क्या वो मॉनिटर है, UPS है, या CPU है, या फिर माउस है, या इनमें से कोई सा भी नहीं है? तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को, चलो मैं आपको छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 देखता हूँ आपका फोकस कितना है। इसका सही आंसर मैं नहीं बोलने वाला, आप इसका कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे और मैं भी इसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन के अंदर ही करूँगा।
क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, हु प्रिपेयर्ड द डिज़ाइन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये 1960 के अंदर इसकी डिज़ाइन करी गई थी। और किसने इसकी डिज़ाइन करी थी? क्या वो चार्ल्स बेबेज थे, जॉन वॉन न्यूमैन थे, बिल गेट्स थे, एलन ट्यूरिंग थे, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 77 का वो है बी, जॉन वॉन न्यूमैन ने इसकी क्या करी थी? डिज़ाइन करी थी मॉडर्न कंप्यूटर की। अब ये मॉडर्न कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे कि मॉडर्न क्यों इसका नाम पड़ा है और किस तरीके से आप इस मॉडर्न को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर भी बात करेंगे। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके बारे में भी मैं मॉडर्न के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो मॉडर्न होता है वो वास्तव में एक्चुअली में किसको कहा जाता है। तो इसका ये डॉट मैट्रिक्स इज़ अ टाइप ऑफ डिवाइस, आपको पता है या क्या स्कैनर की डिवाइस की टाइप है या प्रिंटर है या कीबोर्ड है, माउस है, इनमें से कोई भी नहीं। ये डॉट मैट्रिक्स जो है दिस इज अ टाइप ऑफ डिवाइस ऑफ प्रिंटर की ये क्या है? डिवाइस है, टाइप है। टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ ए टेक्स्ट लाइन, तो हमें क्या प्रेस करना होता है तब? क्या हम होम बटन को प्रेस करते हैं, क्या इंटर बटन को प्रेस करते हैं, क्या पेज अप वाले बटन को प्रेस करते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें बिगिनिंग ऑफ किसी टेक्स्ट लाइन के जाना हो तो हम होम को प्रेस करते हैं। 79 के ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। टू सी ऑल इन्फॉर्मेशन, हम किस आउटपुट को यूज़ करते हैं? क्या CPU को यूज़ करते हैं, कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, ALU को यूज़ करते हैं, मॉनिटर को यूज़ करते हैं, या इनमें से किसी को भी यूज़ नहीं करते हैं? क्वेश्चन नंबर 80 है। तो आपको CPU को भी नहीं, ये प्रोसेसिंग यूनिट है, कीबोर्ड यहाँ पे ये क्या है, और ALU भी प्रोसेसिंग यूनिट है, कीबोर्ड यहाँ पे इनपुट है, तो यहाँ पे मॉनिटर यहाँ पे क्या आउटपुट है। तो डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 80। 81 की बात करें, नंबर ऑफ फंक्शनल कीज़ इन ए कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड के अंदर बात करें तो फंक्शनल की कितनी होती हैं? 20 होती है, 12 होती है, 15 होती है, 16 होती है, 13 कीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको इसका आंसर है 12 कीज़ होती है फंक्शनल, F1 से लेके F12 तक यहाँ पे आपको फंक्शनल कीज़ देखने को मिलती है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, ये जो आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? क्या कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है? जी हाँ। क्या जॉयस्टिक यहाँ पे है? ये जी हाँ। क्या प्लॉटर यहाँ पे क्या है? इनपुट डिवाइस है? तो नहीं, ये आउटपुट डिवाइस है। क्या मॉनिटर यहाँ पे इनपुट डिवाइस है? तो अभी हमने देखा कि इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसीलिए यहाँ पे C एंड D विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ई यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, व्हेन वाज द कंप्यूटर माउस इन्वेंटेड बाय डॉगलस इंगलबर्ट इन स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर पहली बार जो डॉगलस इंगलबर्ट ने माउस कंप्यूटर को कब यहाँ पे इन्वेंट करा था? क्या वो 1977 के अंदर किया था? क्या वो उन्होंने उसको यहाँ पे 1952 के अंदर किया था? क्या 1970 के अंदर किया था या 1980 के अंदर किया था, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर जो है वो है 1963। इसका मतलब नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद 84 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउट डिवाइस, कौन सी आउटपुट डिवाइस इसमें या आउट डिवाइस है? क्या वो प्लॉटर है, क्या वो मॉनिटर है, स्पीकर है, या जो ऑल ऑफ दीज, ये तीनों के तीनों, या इनमें से कोई भी नहीं? अभी मैंने पहले बताया, इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, इनमें से कौन सा ना तो इनपुट है ना तो आउटपुट है? साउंड क्या इनपुट हो सकती है? हो सकती है। आउटपुट भी हो सकती है। मैकेनिकल जो डेटा है वो भी हो सकता है। लाइट की बात करें, क्या लाइट हो सकता है? इसको पेंडिंग में रखते हैं। प्लॉटर की बात करें तो ये आउटपुट डिवाइस है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो लाइट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 85। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली आउटपुट डिवाइस, अब अगर आपको इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से रिवीजन भी करी थी और अभी मैंने जो पढ़ाया वो समझ आया तो इसको आप सही से बता पाएंगे। आपको इसमें बताना है कौन सा ग्रुप यहाँ पे इनपुट डिवाइस को इंडिकेट कर रहा है। ए है प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर है। ऑप्शन बी है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर है। सी है यहाँ पे पास स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर है। माउस की बात करें कीबोर्ड, प्रिंटर, या इनमें से कोई भी नहीं। देखो कैसे आपको डिकोड करना है इसको। सबसे पहले आप ये देखें, बी में देखें, प्लॉटर क्या इनपुट है, आउटपुट है। प्रिंटर भी यहाँ पे आउटपुट है और मॉनिटर भी यहाँ पे आउटपुट है। आंसर लगता है यही होने वाला है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। लेकिन इसके अंदर अगर आपको देखना होता तो आप माउस की बात करें तो ये इनपुट डिवाइस है, स्कैनर की बात करें इनपुट डिवाइस है, उसके बाद फिर से कीबोर्ड और माउस की बात करें तो इनपुट डिवाइस है। तो इसका मतलब ये तीन ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइसेज, तो ये सेम क्वेश्चन है, उसमें आउटपुट इसमें इनपुट। क्या स्कैनर यहाँ पे इनपुट डिवाइसेज है, प्रिंटर या मॉनिटर है? तो प्रिंटर इसके अंदर आया या मॉनिटर, ये नहीं हो सकता। माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, प्रिंटर फिर से आ गया, ये भी नहीं हो सकता। सी की बात करें स्कैनर, कीबोर्ड और माउस, तो ये हो सकता है। क्या माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर आउटपुट डिवाइस, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 87। टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज ए डायरेक्शनल एरो, जो नंबर पैड होता है अगर उसको डायरेक्शनल एरो के तरीके से एक्ट करवाना हो, हम क्या प्रेस करते हैं? क्या हम कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं, शिफ्ट को प्रेस करते हैं, एरो लॉक को, नम लॉक को, या इनमें से कोई भी नहीं? तो तब हम क्या करते हैं, नंबर लॉक को, नम लॉक को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। 88 का जो ये आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 का, तो वो ऑप्शन डी होगा, नम लॉक को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, अल्ट जो है, शिफ्ट और जो कंट्रोल होता है, उनको कौन सी कीज़ कहा जाता है?
ये 3 कीज़ होती हैं, क्या वो मॉडिफायर कीज़ हैं, क्या वो फंक्शनल कीज़ है, तो फंक्शनल तो हो ही नहीं सकती, क्या वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, तो ये भी नहीं हो सकती, एडजस्टमेंट है या नन ऑफ दीज है, इसमें से आपको पता करना है। तो ये जो है वो मॉडिफायर कीज़ होती हैं, और ये 3 मॉडिफायर की होती हैं, अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल। यहाँ पे क्या है, ये मॉडिफायर कीज़ हैं और तीनों की तीनों मॉडिफायर कीज़ होती हैं। एक स्कैनर जो होता है वो क्या स्कैन करता है, क्या वो टेक्स्ट को स्कैन करता है या पिक्चर को स्कैन करता है, या फिर दोनों को स्कैन करता है, या फिर टेक्स्ट को ही स्कैन करता है, या फिर इसको पिक्चर को ही स्कैन करता है, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो सही आंसर है वो आपके पास है बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट, यानी यहाँ पे जो स्कैनर है वो पिक्चर को भी स्कैन कर लेता है और जो टेक्स्ट होता है उसको भी स्कैन कर लेता है। उसके बाद व्हाट वुड यू डू टू हाईलाइट अ वर्ड, अगर आप एक वर्ड को, सेंटेंस को अगर आप हाईलाइट करते हैं तब आप क्या करते हैं, यू पोजीशन द कर्सर, आप कर्सर की पोजीशन को वर्ड के नेक्स्ट में साइड पे रख देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, क्या उसके बाद आप क्लिक करते हैं माउस को और वंस एक बार, क्या फिर माउस को उसके ऊपर रोल करते हैं, क्या उसके चारों ओर घुमाते हैं, या फिर ड्रैग माउस वाइल होल्डिंग बटन डाउन, या रोल एंड देन क्लिक माउस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 91। हम ड्रैग करते हैं माउस को और उसके बाद होल्डिंग बटन को करते हैं और उसके बाद बटन को प्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, सॉफ्ट कॉपी इज़ एन इनटेंजिबल आउटपुट है। इनटेंजिबल आउटपुट का मतलब जो एक, यानी यहाँ पे इसका आउटपुट ना निकले इस तरीके से, सो दे हार्ड कॉपी, तो क्या होगा, सॉफ्ट कॉपी अगर इंटेंजिबल है आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या होगा, क्या वो प्रिंटेड आउटपुट होगा, क्या वो प्रिंटेड पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर के पार्ट्स कैसे प्रिंट करे जा सकते, कॉमन सेंस, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर नहीं हो सकता, फिजिकल आउटपुट डिवाइस ये भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस। तो 92 का भी जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रिंटेड आउटपुट होते हैं वो। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्लेज द वर्क डन, कौन सा पार्ट होता है कंप्यूटर का जो काम किया होता है उस पर वो डिस्प्ले करता है, क्या वो रोम होता है, क्या रैम है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे 93 का जो है वो सी है, वो प्रिंटर यहाँ पे होता है जो वर्क डन को डिस्प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 94 काफ़ी बार पूछा गया है, कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स आर लाइन्स ऑफ वेरिंग विथ्स आर लेंथ्स दैट आर कंप्यूटर रीडेबल, जो कंप्यूटर रीडेबल भी होती है उनको क्या कहा जाता है, क्या उनको एस्काई कोड कहा जाता है, क्या उनको बार कोड कहा जाता है। आपने देखा होगा प्रोडक्ट के पीछे पीछे ऐसे लाइनें लगी होती हैं और उसके बाद आपको देखने को ISBN नंबर भी होता है। क्या वो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन स्कैनर है, क्या वो मैग्नेटिक टेप है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, एक बार कोड होता है, इसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद 95 की बात करें, द डैश डैश की एंड द डैश डैश की कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू परफॉर्म शॉर्टकट्स एंड स्पेशल टास्क। आपको पता है कि स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए या शॉर्टकट्स के लिए कौन सी ऐसी 2 कीज़ होती है जिनका हम कंबाइन यूज़ करते हैं, क्या वो कैप्स लॉक और नम्स लॉक है, क्या वो शिफ्ट एंड अल्ट है, क्या वो कंट्रोल एंड अल्ट है, क्या वो फंक्शनल की है या टॉगल कीज़ है, या इनमें से कोई भी नहीं। जो 95 है उसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंट्रोल और अल्ट का हम जनरली ज़्यादा यूज़ करते हैं। वाई इज़ द कैप्स लॉक की रेफर्ड टू एज ए टॉगल की, क्यों कैप्स लॉक की को टॉगल की कहा जाता है, क्योंकि वो फंक्शनल गोज भी बैक, क्योंकि उनका फंक्शन बैक पीछे जाता है और फोर्थ आगे जाता है, आगे पीछे जाता है हर टाइम इट इज़ प्रेस, जब उसको प्रेस करते हैं। बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज फॉर इंटरिंग नंबर्स, तभी किया जाता है कैप्स लॉक, ताकि वो नंबर्स के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, या वो डेटा को डिलीट करने के लिए भी इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, या इंसर्ट करने के लिए इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 96। इसके लिए तब किया जाता है ताकि वो फ्लक्चुएट जो आगे पीछे होता रहता है उसके लिए यहाँ पे कैप्स लॉक को टॉगल की कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 की अगर बात करें, द की दैट मस्ट बी प्रेस्ड ईच टाइम, हर टाइम प्रेस करनी हो जब हम एक नई कमांड या इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देनी हो या उसमें इंटर करनी हो, क्या वो स्केप है, क्या रिटर्न या इंटर है, या डिलीट है, या होम है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इंटर को हम हमेशा प्रेस करते हैं, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कैपिटल लेटर्स ऑन ए कीबोर्ड आर रेफर टू एज, जो कैपिटल लेटर्स हैं कीबोर्ड पर उनको क्या रेफर कहते हैं, क्या कैप्स लॉक की कहते हैं उनको, क्या ग्रोन अप्स कहा जाता है, क्या अपर केस लेटर्स कहा जाता है, या सभी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही आंसर है वो है कैप्स लॉक की कहा जाता है। अब यहाँ पे कैपिटल लेटर्स को अपर केस लेटर नहीं कैप्स लॉक की कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको एक की दैट विल इरेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स, ऐसी एक की बटन जो पूरी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर से इरेज कर देते हैं, मेमोरी हो या कैरेक्टर्स हो स्क्रीन से, तो उसको क्या कहा जाता है, एडिट कहा जाता है, डिलीट की कहा जाता है, डमी आउट कहा जाता है, ट्रस्ट की कहा जाता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता है उसको डिलीट की कहा जाता है। 100 क्वेश्चन सेंचुरी कंप्लीट। यहाँ पे वी यूज़ द टैब की, आपने देखा होगा टैब की यहाँ पे होती है, यानी जो आपका कैप लॉक होता है उसके नीचे होती है, तो उसका टैब की जो होती है उसका यूज़ क्यों करते हैं, क्या हम कर्सर को डाउन, स्क्रीन को डाउन करने के लिए करते हैं, या कर्सर को स्क्रीन के चारों ओर चलाने पे यानी उसके ऊपर चलाने के लिए यूज़ करते हैं, या पैराग्राफ को इंडेंट, यानी इंडेंट का मतलब होता है यहाँ से पैराग्राफ शुरू होती है, लाइन यहाँ से होती है, उसको देने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर ए और बी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इंडेंट ए पैराग्राफ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। Digital photos and scanned images are typically stored as dash dash graphics with extensions such as BMP,
PNG, JPG और TIF और GIF के तरीके से ये सेव होती हैं। लेकिन आपको ये बताना कि जो डिजिटल फ़ोटोज़ और स्कैन्ड इमेज हैं वो स्टोर किस में होते हैं, वो क्या वेक्टर होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, या वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, बिटमैप ग्राफिक्स होते हैं, क्या वेक्टर या बिटमैप इनमें से कोई एक होता है या इनमें से कोई भी नहीं होता। तो इसका सही आंसर आपके पास है बिटमैप। इसका जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा वो क्या है, इसका सही आंसर आपको बिटमैप आपको देखने को मिलेगा। बिटमैप क्या होता है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। एक डिजिटल इमेज को क्रिएट करता है जो इसके अंदर मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स होते हैं। बात करें ट्रैक बॉल इज़ एन एग्जांपल ऑफ, क्या वो आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या प्रोग्रामिंग डिवाइस है, सॉफ्टवेयर डिवाइस है, प्रिंटिंग डिवाइस है, या पॉइंटिंग डिवाइस है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 102 का जो सही आंसर है वो इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल। उसके बाद OCR की बात करें, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन की बात करें, ये प्रिपरेशन ऑफ किसके लिए यूज़ किया जाता है, क्या वो इंश्योरेंस प्रीमियम को बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल को बनाने के लिए, टेलीफोन बिल को बनाने के लिए, या सभी को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन। अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें उसके अंदर ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है जो एक इमेज के अंदर होता है जब वो कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करी जाती है। क्या वो यूनिट होता है, एरे है, पिक्सल है, हम बोलते हैं इसकी पिक्सल अच्छी नहीं है, रेजोल्यूशन है, या क्लिप है। तो इसकी जो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें, द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन ए कैथोड रे ट्यूब। CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब, ये भी आपको पूछा जा सकता है। द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन CRT इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, क्या वो रिफ्रेश रेट होता है, पिच रेट, बैंडविड्थ, या रेजोल्यूशन होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिफ्रेश रेट इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 105। व्हाट आर द यूनिट्स यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर। व्हाट आर द यूनिट्स यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर की स्पीड के लिए, क्या वो DPI का यूज़ करते हैं, क्या वो CPM का यूज़ करते हैं, क्या वो PPM का यूज़ करते हैं, क्या वो बिट का यूज़ करते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ए है, ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसकी मैं आपको एब्रीविएशन भी बता देता हूँ, इसका होता है डॉट्स पर इंच। और CPM सेंटर यहाँ पे पर, ये बाद में बात करेंगे इसकी। द स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज़ लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ, अगर आप बात करें लाइन प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, क्या वो लेंथ ऑफ पेपर के ऊपर निर्भर करती है, क्या वो कार्ट्रिज जो इसके अंदर यूज्ड होता है उसके ऊपर निर्भर करती है, क्या वो पेपर मूवमेंट के ऊपर करती है, या फिर इनमें से किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं करती है, या करती सभी के ऊपर है। तो आपको बताना 107 का, तो 107 का आंसर है यहाँ पे पेपर मूवमेंट्स के ऊपर वो डिपेंड करती है। इन लेज़र प्रिंटर्स प्रिंटिंग इज़ अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेज़र बीम ऑन टू, किस सरफेस पे ऑफ ए ड्रम, किस सरफेस ऑफ ड्रम पे यानी डिफ्लेक्ट करा जाता है, क्या वो मैग्नेटाइज्ड होती है, क्या वो सरफेस मैग्नेटाइज्ड सरफेस है, फोटो सेंसिटिव सरफेस है, मैग्नेटिक सरफेस है, या फिर वो क्या मैग्नेटाइज है या फोटो सेंसिटिव है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो सही आंसर होगा वो है फोटो सेंसिटिव सरफेस होता है वो ड्रम का। USB इन ए डेटा केबल स्टैंड्स फॉर, आपने कितनी बार इसको पढ़ा है, क्या वो यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल बस है, यूनिकोड सीरियल बस है, यूनिवर्सल स्मार्ट बस है, यूनिवर्सल सीरियल बस है, या यूनिकोड स्मार्ट बस है। इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो ऑप्शन डी है, यूनिवर्सल सीरियल बस को USB कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे 110 की बात करें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर, कैलकुलेशन के लिए ये जो कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, iOS, एंड्रॉयड, विंडोज़, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आपको पता है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग डिवाइस नहीं है। ये देखो पूछा भी गया है JKPSC 2018 के अंदर। इसके आगे जितने भी आपको ये 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये अभी तक जितने भी 2000 से लेके टिल 2022 तक एग्जाम हुए हैं SI के, उसके अंदर ये क्वेश्चन कंटेन करे गए थे। द व्हील ऑन द माउस इज़ यूज टू, जो व्हील होता है उस माउस के ऊपर वो किसके लिए यूज़ होता है, सेलेक्ट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए, या शट डाउन करने के लिए। तो आपको पता है उससे हम क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं। सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, क्या जॉयस्टिक है, नहीं ये इनपुट डिवाइस है, स्कैनर क्या यहाँ पे आउटपुट है, नहीं ये भी इनपुट डिवाइस है, ग्राफिक प्लॉटर क्या यहाँ पे इनपुट डिवाइस से आउटपुट है, ये तो आउटपुट है, और लाइट पेन भी यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 112। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू रीड मैग्नेटिक स्ट्राइप्स, बात करें जो मैग्नेटिक स्ट्राइप्स होती हैं उसको रीड करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, जो नीचे दी गई है। क्या बार कोड रीडर, जी नहीं, क्या चिप रीडर, जी नहीं, क्या मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर को यूज़ करते देख लेते हैं, क्या MICR स्ट्राइप स्कैनर का भी यूज़ नहीं होता। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 113। मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर का यूज़ करते हैं हम रीड मैग्नेटिक स्ट्राइप्स को करने के लिए। द हेडर एंड द फुटर विल अपीयर बाई डिफ़ॉल्ट ऑन, अगर हम एक बार जब लिखते हैं बाई डिफ़ॉल्ट के जो हेडर ऊपर कभी टैग देते थे कुछ लिख लेते हैं, या बॉटम में लिख देते हैं,
तो वो किस तरीके से अपीयर होता है उन सभी पेजेस पे। क्या वो सिर्फ फर्स्ट पेज पे ही अपीयर होता है, क्या वो लास्ट पेज पे ही अपीयर होता है, क्या वो फिर पेजेस के अल्टरनेटिव पेजेस पे अपीयर होता है, या सभी पेजेस पे अपीयर होता है। तो एक बार बाय डिफॉल्ट जब हम लिखते हैं तो वो सभी पेजेस के ऊपर अपीयर होता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 114। ISP स्टैंड्स फॉर, अब ये क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ सकता हूँ मैं, काफ़ी सिंपल है। ये किसके लिए स्टैंड करता है? क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोविजन है, इंटरनेट सर्विस प्रोटेक्टर इसका आंसर है, या इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर है? तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ PCI बस ऑन मोस्ट ऑफ द सिस्टम? अगर आप बात करें PCI बस की बात करें, बहुत ज़्यादा सिस्टम्स पे इसकी क्या स्पीड रहती है? क्या 25 मेगाहर्ट्ज़ रहती है, 50 मेगाहर्ट्ज़ रहती है, 33 मेगाहर्ट्ज़ रहती है, या 36 मेगाहर्ट्ज़ रहती है? तो ये आपको बताना है। तो बात करें यहाँ पे, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आंसर सही है 116 का। अब क्यों है? क्योंकि 33 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 133 मेगाहर्ट्ज़ तक इसके यहाँ पे क्या कर सकता है, ये ट्रांसफ़र कर सकता है स्पीड के साथ डेटा को। यहाँ पे 1 गीगाबाइट को ये पर सेकंड क्या करता है, ये डेटा ट्रांसफ़र करता है 1 गीगाबाइट पर सेकंड। तो आपको ये याद रखना है। 117 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाई द वर्ड पेंटियम? तो ये आपको बात बताई मैंने अभी, किसके जो जनरेशन 3 थी कंप्यूटर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था। क्या ये मदरबोर्ड है, क्या माइक्रो प्रोसेसर है, क्या रैम है, क्या हार्ड डिस्क है, या मेमोरी बक्स है? तो इसका जो आपको सही आंसर देखने को मिलता है वो है क्वेश्चन नंबर बी का, यानी 117 का बी, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन मेकिंग ट्रांजिस्टर्स? अब ट्रांजिस्टर को हमने देखा कि सेकंड जनरेशन के अंदर यूज़ किया गया था, लेकिन इनमें से ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए किसका यूज़ किया गया था? क्या जर्मेनियम का यूज़ किया गया था, प्लास्टिक का यूज़ किया गया था, पोर्सोलिन का यूज़ किया गया था, या एल्युमिनियम का यूज़ किया गया था? इसका सही आंसर आपको जर्मेनियम देखने को मिलेगा। तो ये शायद आपको पता था भी नहीं था, तो आपको यहाँ से पता लगता है। द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट की बात करें, कौन कौन से हैं? क्या वो हार्डवेयर है, मदरबोर्ड है, कंट्रोल यूनिट है, या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है? इसका जो सही आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 119 का देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा मदरबोर्ड है, जो मेन सर्किट बोर्ड होता है सिस्टम यूनिट का। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे 120 का जो नंबर क्वेश्चन है वो तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वो क्वेश्चन खुद देने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको वो क्वेश्चन खुद देने जा रहा हूँ। आई होप कि आप इसको सही तरीके से मीन्स क्या करेंगे, बताएंगे। आप मुझे बताओ, एक टर्म है यहाँ पे GIGO, ये 120 क्वेश्चन का है। ये टर्म है यहाँ पे GIGO, ये किसको रिलेट करती है? ऑप्शन आप लिख लें अपनी कॉपी पे। GIGO, क्या ये एक्यूरेसी? ऑप्शन ए यहाँ पे एक्यूरेसी को से रिलेट करती है। ऑप्शन बी है यहाँ पे ऑटोमेटिक से रिलेट करती है। ऑप्शन सी है यहाँ पे पास फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेट करती है, या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पे पास वर्सिटिलिटी के साथ ये रिलेट करती है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है। अब यहाँ पे GIGO इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। चलो फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। इसका आपका ऑप्शन बताना जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आपने नहीं सुने तो एक बार पीछे जाएँ, थोड़ा लिखें और उसके बाद इसका आंसर दें, और आप ज़रूर अपना फीडबैक दें कि ये लेक्चर आपको किस प्रकार की लगी और किस प्रकार का आपको यहाँ पे इसके साथ देखने को मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल टाइम जो आप सभी ने इसके अंदर दिया है। ये हमारा पहला सेक्शनल टेस्ट था जिसके अंदर हमने 120 क्वेश्चंस को कवर करा है, और आई होप ये जो 120 क्वेश्चंस हैं इसके थ्रू आपके जो पहले ये 3 टॉपिक्स हमने जो मेंशन करे थे ये यहाँ पे आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं। और रैपिड रिवीजन के लिए जो मैंने स्क्रीनशॉट्स आपको बताई हैं वो भी आपको ज़रूर लें। जो भी कमी पेशी आएगी जब हम यहाँ पे एक कंप्लीट जो पेपर के टाइप का जो मिक्स में आता है हर एक सब्जेक्ट्स को, वहाँ पे पूरी कर देंगे। और अगर आपको कमी लगी है तो आप डेफिनेटली आप ज़रूर अपना फीडबैक दें कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड अपनी ओर से काफ़ी 5 और 6 डेज से तैयार कर रहा था। कुछ यहाँ पे कंप्यूटर की लैपटॉप की भी प्रॉब्लम रही है, जिसके कारण 3 से 4 बार मेरे को कम से कम 6 घंटे इस लेक्चर को बनाने में बोलना ही पड़ा है। और यहाँ पे भी मेरा जो थ्रोट है काफ़ी ज़्यादा शोर हो गया है। सो आई एम गोना टेक ऑफ फ्रॉम यू ऑल। सो आई होप यू ऑल हैव गॉट गुड कंटेंट और आपको MCQs का सेशन काफ़ी अच्छा लगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपने छोटे भाई एक अपने टीचर के हिसाब से देखो या किसी के हिसाब से देखो, आप ज़रूर इसको शेयर करें ताकि इस प्रकार के हम कंटेंट को हर एक स्टूडेंट्स हर एक उस एस्पायरेंट तक पहुँचा पाएँ जिसको एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना ही तो आपका शेयरिंग में प्राइस लगेगी, ना ही तो यहाँ पे आपको किसी को इस चैनल को सजेस्ट करने के लिए आपको इसकी कोई प्राइस लगेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। एक बात जाते जाते आपको कहूँगा, हंट योर गोल लाइक ए हंग्री बीस्ट। थैंक यू वेरी मच।